नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का कंप्लीट वन शॉट। बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर का क्लास चल रही थी, आज लास्ट क्लास है जिसमें हम बूस्टर डोज भी बोलते हैं इसको। तो इसकी हम बात करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो आपका बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर का नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, पूरे सिलेबस को वन शॉट में देखेंगे। अप्रोक्स 1 घंटे के अंदर अंदर। कितने सर? 1 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो सारे वीडियो डल चुके हैं, लास्ट वीडियो है ये। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी क्लास में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट अपन आते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में कि नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, ये सब्जेक्ट कहना क्या चाहती है। भाई पहले तो अपन देखते हैं ना कि नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है कहना क्या चाहती है सर। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए भी अच्छी बात है, और जिसने पढ़ लिया वो क्या है, रिवीजन क्लास हो गई उसकी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कहना क्या चाहती है कि नर्सिंग फील्ड में क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं। अगर हमें कोई आइटम मंगाना है, सपोज कोई हमें सप्लाई मंगानी है, कुछ भी मंगाना है, तो क्या करेंगे, कैसे हम बजट का प्लान करेंगे, कैसे हम ओवरऑल सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे करें, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में चैप्टर वाइज चलेंगे, फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक। तो पहला आपके पास टॉपिक आता है करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। रिव्यू है इसका, आपको सिलेबस में देखा होगा आपने, इसमें क्या है, कोष्टक में ब्रैकेट में रिव्यू लिख रखा है, तो पढ़ेंगे पूरा ही। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रखा था हमने ये। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड वे। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है सर? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है किसका, प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू पीपल, या पीपल कि पीपल्स को लोगों को हम क्या करें, लोगों को हम प्रोवाइड कराए, क्या प्रोवाइड कराए, प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड कराए, ताकि वो अच्छी हेल्थ मिल सके उनको। इसका तरीका क्या कहलाता है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। अब हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को हमने तीन डिवाइड में कर दिया, तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आयुष। पब्लिक हेल्थ सेक्टर जिसको गवर्नमेंट भी बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो गया, और इंडिजिनस सेक्टर हो गया जिसमें आयुष आता है। फर्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर हमने देखा था, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इंडिया के अंदर क्या क्या है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल पर इसे अपने क्लासिफिकेशन कर रखा है हेल्थ केयर सिस्टम को। प्राइमरी लेवल पर क्या आता है सर? प्राइमरी लेवल पर एग्जांपल ये हो गए सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, ये किस पर आती है? प्राइमरी लेवल पर आती है। प्राइमरी लेवल, दिस इज द, हाँ अब आप बोलोगे, अभी बताएंगे आपको। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम और कम्युनिटी, जो लोग है लोगों से और हेल्थ से, दोनों का फर्स्ट पॉइंट है ये। यहाँ पर ही हम लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, पीएससी और सीएससी, पीएससी और सब सेंटर पर। जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, कौन कौन सी सर्विस दी जाती है इसमें? इम्यूनाइजेशन हो गया, एंटीनेटल केयर हो गया, फैमिली प्लानिंग, बेसिक ट्रीटमेंट, हेल्थ एजुकेशन हो गया। अब कुछ कुछ में आपको क्या मिलेगा, सीएससी को हमने सेकेंड लेवल में मिलेगा, ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट लेवल पर मिलेगा, प्राइमरी लेवल पर। तो इसीलिए हम आपके लिए ऐसा डाउटफुल लेकर आते हैं, ताकि आपका माइंड चल सके ये किसका है, सेकेंडरी का है या प्राइमरी का। हमने पहले क्या पढ़ रखा था वो याद रखना है, क्या पढ़ रखा था कमेंट करें। फिर आता है हमारे पास, चलो बता देते आपको, सीएससी इसमें आएगा, ठीक। प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस एंड एक्ट एज अ रेफरल सेंटर। देखो जो प्राइमरी लेवल है, अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हम सेकेंडरी लेवल पर उसको क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे। यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस दी जाती है? तो यहाँ पर सर्विस दी जाती है सर, स्पेशलाइज सर्विस, इमरजेंसी केयर, सर्जरी, रेफरल सर्विस दी जाती है। यहाँ पर रेफरल सर्विस क्या समझे, जो प्राइमरी में नहीं हुआ उसको यहाँ पर रेफर कर देंगे। स्पेशलिस्ट सर्विस में क्या क्या हो सकता है सर? जैसे कि अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, सर्जन हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, फिजिशियन एटसेट्रा, गायनिकोलॉजिस्ट हो गया, पीडियाट्रिशियन हो गया, सब बैठते हैं, साइकेट्रिस्ट हो गया। टर्सरी लेवल की हम बात करते हैं। टर्सरी लेवल पर हाईएस्ट लेवल होती है ये, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा केयर दी जाती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एम्स हो गया। जैसे जयपुर की बात करें तो एसएमएस किस में आता है? टर्सरी लेवल में आता है। एम्स आता ही है, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स, ठीक है। और जो भी मेडिकल कॉलेज चलते हैं जिनसे वो अटैच होते हैं हॉस्पिटल, वो भी टर्सरी में आते हैं। कौन कौन सी सर्विस दी जाती है? एडवांस डायग्नोस्टिक, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आगे चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है? तो प्राइवेट सेक्टर में आता है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गया, नर्सिंग क्लिनिक्स आ गया, होम्स आ गया, नर्सिंग होम्स आ गया, नर्सिंग क्लिनिक्स आ गया, और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आते हैं वो आ गए। फिर आगे आता है इंडिजिनस।
इंडिजिनस सिस्टम जिसे आयुष बोलते हैं, आयुष की फुल फॉर्म होती है सर आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धांत, होम्योपैथी। ठीक है, ये आप याद रखें। वैसे तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिव्यू है तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मैनेजमेंट। क्या आता है सर? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं, 5 मिनट में फर्स्ट हो चुका है। तो यूनिट 2 की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो, जब हमने एक एक चैप्टर को पढ़ा था बड़ी अच्छी तरीके से, उसमें भी बताया था मैंने आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट क्लास तक कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव करना है। मतलब कि जो हमारा स्पेसिफिक गोल है, जो हमने चाहिए, जो हमें गोल चाहिए वो हमें प्राप्त करना है। ठीक है। अब वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं? सपोज करो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं टूर पर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले प्लान करेंगे कि भाई करना क्या है, कहाँ पर जाना है, किससे जाना है, कितना फाइनेंशियल लगेगा, कितना बजट लगेगा, वो प्लान बनाएंगे। कहाँ पहले जाएंगे, फिर उसके बाद में कहाँ पर जाएंगे, मैनेजमेंट कौन करेगा, किस किस को लेकर जाना है। ठीक है, वो सभी क्या आते हैं, मैनेजमेंट में ही होता है। तो आप उसको ऐसे लेकर चलो। अब लेकर आते हैं अपन हॉस्पिटल का एग्जांपल। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनाना है हमें। सपोज करो हॉस्पिटल हमने बना दिया। अब वहाँ पर हमें चाहिए एक वार्ड चाहिए, मेडिकल वार्ड चाहिए, बढ़िया अच्छा वाला 30 बेड का हमें मेडिकल वार्ड चाहिए। तो क्या करें हम? तो पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कितने बेड का चाहिए सर, 30 बेड का चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, 30 बेड होने चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो बताएंगे। ठीक है, फिर अगर हमने कंप्लीट बन गया उसके बाद में हम कंट्रोलिंग करेंगे। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, कंट्रोलिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमें चाहिए था, जो हमारा गोल था उसको, और जो हमें अब मिल चुका है, जो बन चुका है हमारे पास, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। क्या सही बना है, नहीं बना है, जो हमारा गोल था वो हमें प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो उसको अचीव करेंगे हम वापस से। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, कितना सुधार करना चाहिए। ठीक है, ये आता है पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप यहाँ पर जाके, आपको सेटिंग दे रखी होगी यूट्यूब ने, वहाँ पर जाके प्ले बैक स्पीड है उसको आप कम कर सकते हो, अगर जिसको ज़्यादा लग रही हो तो, और जिसको कम लग रही हो स्पीड, वो आप स्पीड जाकर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में करवाना है, हमारा टारगेट है 1 घंटे के अंदर अंदर, या थोड़ा टाइम और लग सकता है 1 घंटे से, तो इसलिए हमें क्या थोड़ा जल्दी करवाना जरूरी है। मैनेजमेंट दूसरी डेफिनेशन आती है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल। दोनों सेम ही है। कौन कौन से फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के? तो मैनेजमेंट होता है गोल ओरिएंटेड, जो कि हमारा गोल होता है, जो हमें प्राप्त करना है, जो भी स्पेसिफिक गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, तो गोल ओरिएंटेड हो गया। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है ये, यूनिवर्सल प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक नेचर का होता है, ग्रुप एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। डायनेमिक नेचर का होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, ग्रुप, पूरा ग्रुप मिलकर काम करता है, डिसीजन मेकिंग, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो पूरा मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, तो देर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज टॉप लेवल, सेकंड लेवल को हम बोलते हैं मिडिल लेवल, और लास्ट को बोलते हैं लोअर लेवल। तो ये क्या होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, हेड या ओनर सीईओ होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं टॉप लेवल पर। ये नियम वगैरह बनाते हैं, उनको फॉलो कौन करता है, ये करते हैं, काम वगैरह ये करते हैं, ये रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। चलो देखते हैं एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सर टॉप लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक, कौन कौन से एग्जांपल्स होंगे, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, डायरेक्टर होता है, ठीक है, सीईओ, ओनर वगैरह होते हैं, वो इसमें आते हैं कि ये हाईएस्ट लेवल का मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग, यही करते हैं। फिर सेकंड आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करते हैं सर, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। भैया मिडिल है, तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों में लिंक बना रहे हैं, इसमें और इसमें लिंक का काम कर रहे हैं। दे इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटी। ये क्या करते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इनसे बनाया था उनको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। फिर आता है एग्जांपल इसका, नर्सिंग सुपरवाइजर हो गया, वार्ड इंचार्ज हो गया, ये बताएंगे, और लोअर लेवल है वो काम करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट, दिस लेवल डायरेक्टली सुपरवाइज वर्कर्स एंड मैनेजर डे टू डे एक्टिविटी, जैसे स्टाफ नर्स हो गया, टीम लीडर हो गया। ओके, बात समझ में आ गई सर? मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या होते हैं सर, टॉप लेवल वाले होते हैं, ठीक है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जबकि मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं मिडिल एंड लोअर लेवल के। ओके, अब वापस से हम देखते हैं एक एक को, कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हॉस्पिटल पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड। तो टॉप लेवल के हैं,
टॉप लेवल के हैं तो क्या करेंगे, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज एक्सेट्रा डिसाइड करेंगे, बनाएंगे ये। मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रॉपर पेशेंट केयर थ्रू सुपरविजन एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं सर। तो इधर तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन, इधर आता है मैनेजमेंट, और ये आते हैं पॉइंट्स। हमने बात कर ली टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और ये मिडिल एंड लोअर लेवल के होते हैं। फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन काम करते हैं पॉलिसी मेकिंग का और ये इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को। एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट टू डू, किस पर फोकस करते हैं, व्हाट टू डू क्या करना है और ये कैसे करना है, इस पर फोकस करते हैं। डिसीजन मेकिंग का काम कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और ये डिसीजन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, काम में लेते हैं उनको। स्कोप की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, इनका ब्रॉडर स्कोप होता है, इनका नैरो होता है। ठीक है सर। भाई करता है तो कौन है, मालिक तो यही है टॉप लेवल के। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है, तो देखो आपको एक बात बता देते हैं हम। अब आपको कंप्लीट पढ़ोगे आप अभी इसी वीडियो में, तो आपको बहुत सारे पॉइंट से सेम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि सेम है। हमें एक तो आपको सेम मिलेगा कि अचीव स्पेसिफिक गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल, सभी डेफिनेशन में आपको ये लिख के आना है। क्यों, बिल्कुल सही है। हमें करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमें अचीव करना है, जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल है उनको अचीव करना है। उसी के लिए तो अपन मैनेजमेंट कर रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स है जैसे कि फंक्शन हो गया, वो सभी भी आपको क्या है, थोड़े बहुत सेम मिलेंगे। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें प्लानिंग का फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, ये सब फंक्शन होते हैं। इनको हम वन बाय वन आगे देखते चलेंगे अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपके प्लानिंग, थर्ड चैप्टर। तो सर प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग किसी भी चीज़ को प्लान करना, ये प्लानिंग है। फ्यूचर की जो भी फ्यूचर ओरिएंटेड है उनको प्लानिंग करना, ये आगे हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड बाय whom टू अचीव डिजायर्ड गोल। आगे बात कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल है, डिजायर गोल है, उनको अचीव करने के लिए पूरी प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस का डिसाइड करना एडवांस में, कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, कोई भी काम है, कौन करेगा ये काम, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, उसको डिसाइड करना, उसको प्लान करना एडवांस में ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो क्यों करते हैं ऐसा। अब नर्सिंग फील्ड में है तो नर्सिंग फील्ड में तो हम क्या करेंगे, ताकि पेशेंट को क्वालिटी मिल सके, क्वालिटी केयर मिल सके, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो पॉइंट आ गया भाई, हमने हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का अच्छे तरीके से क्या हो सके, काम में ले सके। नेक्स्ट आता है गेंट चार्ट। क्या आता है गेंट चार्ट, तो किसने दिया, ये डेवलप्ड बाय हेनरी गेंट ने। A Gantt chart is a bar chart used in program planning to show activity against a specific time schedule। कोई भी टाइम शेड्यूल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कितनी एक्टिविटीज हुई है, कितनी नहीं हुई है, उनको शो करना उस प्रोग्राम की, को क्या कहलाता है, गेंट चार्ट कहलाता है। एक बार चार्ट होता है ये हेल्प करता है किसमें, व्हाट एक्टिविटी विल बी डन, कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, व्हेन इट विल स्टार्ट, हाउ लॉन्ग इट विल बी कंटिन्यू, कब स्टार्ट हुई थी, कितनी लंबी चली है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये ऐसे एक नॉर्मल समझते हैं, ये क्या हो गया, एक ग्राफ से समझते हैं, बार चार्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंटेड एक्टिविटीज। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है सर, वाई पर तो हो गया एक्टिविटी, और यहाँ पर होता है टाइम, कितनी एक्टिविटी कितने टाइम में हुई है वो शो करता है। शो स्टार्ट एंड एंड डेट्स, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये होता है इसका ग्राफ, कि कितने टाइम में हुआ है और कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई है। ये एक्टिविटीज हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ओके, यहाँ पर तो हो गया टाइम, ये होगी एक्टिविटीज। चलो सर आगे चलते हैं। बजटिंग, नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बजटिंग। क्या आता है, बजटिंग। तो बजट क्या होता है सर, बजट प्लान करना। किसी भी देश का बजट प्लान करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हॉस्पिटल का बजट प्लान करना है। हॉस्पिटल का मतलब कि नर्सिंग फील्ड में है तो अब कि हम देश का बजट थोड़ी करेंगे। हमें क्या करना है, कोई भी हमें आइटम्स खरीदने हैं, रिसोर्सेज वगैरह है, उनका कोई बेड बनाना है, या फिर कोई हॉस्पिटल में कोई प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो उनके लिए बजट तैयार करना है कि कितना बजट लगेगा उसमें। तो बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर, क्या, बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। नॉर्मल तो अपन 1 साल का चलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर बात करते हैं, टू एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, कि किसी भी डिपार्टमेंट में बजटिंग क्या है, बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन प्रिपेयर करते हैं एक फाइनेंशियल प्लान किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। सपोज करो 1 साल के लिए हमें क्या करना है, एक फाइनेंशियल प्लान को तैयार करना है, जिसमें हमें क्या देखना है, कितनी हमारी इनकम होगी, कितना हमारा खर्चा होगा उस डिपार्टमेंट में, तो वो आपको तैयार करना है। ठीक है, अभी समझेंगे धीरे धीरे।
इन नर्सिंग के अंदर बजटिंग हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पेशेंट केयर के लिए जो भी रिसोर्सेज है उनके लिए प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी रिसोर्सेज है हमारे। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है बजटिंग के। तो फर्स्ट तो हमने देख लिया डेफिनेशन में कि कितना इनकम हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, उसका प्लान करना। ठीक है, ज़्यादा खर्चा ना हो इसलिए उसको बचत करना। टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस, टू यूटिलाइज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करना, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके सर, ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। आगे आता है इंपॉर्टेंस। क्या आता है सर इंपॉर्टेंस? तो एंश्योर एडिक्वेट स्टाफिंग। बजटिंग का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? बजट तैयार कर रहे हैं अपन, तो इससे होगा क्या सर? पहले से हम पूरा पैसा वैसा देख ले, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एंश्योर एडिक्वेट स्टाफिंग, पता चल जाएगा कितना हमें स्टाफ की जरूरत है कितनी नहीं है। प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड सप्लाई, मेंटेन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वार्ड्स, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, इनका हमें पहले से पता चल जाएगा तो आगे हमें आसानी रहेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? तो 7 प्रिंसिपल की हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, कि बजटिंग के लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, बजट तब तैयार होगा जबकि सारा डाटा क्या हो, एक्यूरेट हो, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो। भाई हमें पता तो चलेगा ना कितना खर्चा हुआ है। सपोज करो हमारे 50,000 का खर्चा हुआ है, या हमें 50,000 की इनकम है और हम उसमें लिख रहे हैं 55,000, तो यहाँ पे घोटाला हो गया, गफला हो गया। तो इसके लिए हमें क्या है कि पूरा एक्यूरेट चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि अडेप्टेबल, कोई अगर हमें चेंजेस करना पड़े बाद में तो हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, पूरा ग्रुप है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, पूरे लेवल है उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये प्रिंसिपल होते हैं। आगे अपन चलते हैं हॉस्पिटल। किस पर सर? हॉस्पिटल की तरफ। तो हॉस्पिटल क्या होता है? सबको पता है हॉस्पिटल क्या होता है। ए हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मेडिकल, नर्सिंग एंड सपोर्टिव सर्विस टू फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिजीज। ये हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है हेल्थ केयर का जिसमें कि दी जाती है, क्या क्या दी जाती है? मेडिकल, नर्सिंग एंड सपोर्टिव सर्विसेज दी जाती है, ताकि क्या हो सके, किसी भी डिजीज से प्रिवेंशन हो सके, डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके और रिहेबिलिटेशन की सर्विस मिल सके। तो ये सब कुछ होता है हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल के टाइप्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। हॉस्पिटल के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो हॉस्पिटल के टाइप्स 4 बेसिस पर अपन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू 4 बेसिस। फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, अकॉर्डिंग टू टीचिंग। ऐसे 4 लेवल पर देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं ओनरशिप के बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेसिस पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया, प्राइवेट आ गया और वॉलंटरीज आ गया, जिसमें ट्रस्टी वगैरह होते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कि सरकारी हॉस्पिटल चल ही रहे हैं, रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में कोई इंडिविजुअल, कोई डॉक्टर है वो ओपन कर लेता है। ठीक है। थर्ड आता है वॉलंटरी हॉस्पिटल, जो कि कोई ट्रस्टी वगैरह चलाते हैं। ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको चलाते हैं। तो आपको पता है, कुछ समझाने का इसमें है नहीं। अगला आता है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं हॉस्पिटल। एक तो जनरल हॉस्पिटल, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो जनरल हॉस्पिटल होता है नॉर्मली। एक होता है हॉस्पिटल जो कि स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है, जिसमें केवल अगर कार्डियो का है तो कार्डियो का ही इलाज होगा, कैंसर का है तो कैंसर का होगा, गायनेकोलॉजिस्ट का है तो गायने वाले ही उसमें काम करेंगे, उसमें ट्रीटमेंट करवाएंगे। और जनरल हॉस्पिटल में सारी डिजीज का होता है सर। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे, तो एक्यूट केयर के लिए और क्रोनिक केयर के लिए, जैसे शॉर्ट टर्म है तो एक्यूट के लिए हो गया वो, लॉन्ग टर्म केयर दी जाती है क्रोनिक केयर हॉस्पिटल में। अकॉर्डिंग टू टीचिंग के अकॉर्डिंग भी हमने 2 टाइप में कर दिया, एक तो टीचिंग हॉस्पिटल है, नॉन टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल जिससे कि आप जाते हो हॉस्पिटल में, वो टीचिंग हॉस्पिटल भी है आपका। प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नॉन टीचिंग जिसमें केवल पेशेंट केयर दी जाती है, टीचिंग नहीं दी जाती। ओके, आगे आता है सुपरविजन। अगली यूनिट आ चुकी है सुपरविजन। तो सुपरविजन मतलब कि सुपरवाइज करना, चेक करना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग एंड गाइडिंग स्टाफ टू एंश्योर वर्क इज डन करेक्टली। कि इसमें ओवरसीइंग करना और उसको गाइड करना, स्टाफ को गाइड करना कि जो भी आप काम कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, सुपरविजन कहलाता है सर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम ऑब्जेक्टिव है देखो, ताकि पेशेंट को अच्छी क्वालिटी केयर मिल सके, इंप्रूव हो सके, डेवलप स्टाफ स्किल्स, मेंटेन डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट एरर्स, कोई भी गलती वगैरह ना हो, आपको पहले बता देंगे। टाइप्स ऑफ सुपरविजन, तो सुपरविजन के 3 टाइप्स हो गए, डायरेक्ट सुपरविजन, इनडायरेक्ट सुपरविजन और क्लिनिकल सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन जो कि आप डायरेक्ट आकर आपको चेक करें, देखें इनडायरेक्टली किसी दूसरे के जरिए। क्लिनिकल आपको पता ही है, क्वालिटी ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। एक अच्छा सुपरवाइजर है उसकी क्वालिटी क्या होती है? तो सर उसकी क्वालिटी होती है फेयर एंड इम्पार्शियलिटी,
मतलब कि वो अपन पक्षपात ना करे, अपना जो भी करे, कोई अगर अपना साथ वाला हो, कोई उसका मिलने वाला हो सुपरवाइजर का, तो वो उसकी तरफदारी ना करे, पक्षपात ना करे। वो एक ऐसा होना चाहिए, उसका डिसीजन फेयर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बातचीत का उसको अच्छे से आना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, तभी तो वो दूसरे को नॉलेज देगा, सपोर्टिव होना चाहिए, शार्प मेमोरी होनी चाहिए, गुड लिसनर एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये गुण उसमें होने चाहिए किसमें, एक अच्छे सुपरवाइजर में। आगे चलते हैं क्वालिटी ऑफ गुड नर्स लीडर। एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, कि कोई भी काम करे वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। क्या आता है सर, लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होती है, अब देखो हमने जो मैनेजमेंट में की डेफिनेशन में जो देखा था वो पॉइंट्स, कि कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, प्लानिंग, उन सबको अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं, उन सबको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर पढ़ रहे हैं। आगे चलते अपन क्या आता है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। क्या होती है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिक्स पॉइंट है सर, कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना, क्या कहलाता है, इन्फ्लुएंस करना, लीडरशिप कहलाता है। एज ए लीडर काम करना, लीडर क्या काम करता है, दूसरे लोगों को काम करवाता है वो, तो खुद थोड़ी करता है, उसको मोटिवेट करता है। गाइडिंग स्टाफ नर्स, क्या क्या करता है वो, गाइडिंग स्टाफ नर्स, एंश्योर क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, इनका वो काम करता है। एक अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर, तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटीग्रेटेड एंड ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड प्रोफेशनल नॉलेजेबल होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम आई है। अब आप कहोगे सर कि थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा है, बोरिंग कैसे लग सकता है आपको, जब आपको साइकेट्री की बोरिंग नहीं लगी तो ये कैसे लग सकती है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। अगला आता है मेथड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। तो लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, मतलब कि भाई आप जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप मोटिवेट कर रहे हो दूसरों को, लीडरशिप में गाइड कर रहे हो, तो कैसे करोगे, तो सर अपन क्या करेंगे, उनको नॉलेज देंगे तभी तो गाइड होंगे। तो कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, अब ये क्या होता है सर, सीएनई, ये अपन पढ़ेंगे आगे। वर्कशॉप एंड सेमिनार हो गया, सिमुलेशन लैब ट्रेनिंग हो गया, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप, सेल्फ इवेल्युएशन, फीडबैक सिस्टम एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इन ये सब हमारे पास मेथड होते हैं जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, हमारे लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को नॉलेज दे सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। वर्कशॉप है, सेमिनार है, तो उनको क्या करेंगे, हम बताएंगे, नॉलेज देंगे कंटिन्यू उनको। आगे आता है डेलीगेशन। क्या आता है सर, डेलीगेशन या डिलीगेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इट मीन्स ट्रांसफरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। भाई आपके पास पूरा हक है उसका, आपके पास पूरी अकाउंटेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे को देना, मतलब कि एक तरीके से हम बता सकते हैं कि अपना काम दूसरों को सौंप देना, लेकिन पूरा हक आपके पास है उसका। इसके 5 राइट्स होते हैं। राइट टास्क, सही टास्क सही लोगों में पहुंचाना, राइट सर्कमस्टेंस, राइट पर्सन, राइट कम्युनिकेशन एंड राइट टू सुपरविजन, ये आपके पास है, अधिकार है आपके पास। सपोज करो जैसे एक वार्ड नर्स होती है, उसका उसका काम है कि पूरा वार्ड सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन वो क्या करेगी, उस वार्ड में जो काम कर रहे हैं नर्स, उनको बता देगी कि भाई साहब आप एक काम करो, पूरा ट्रीटमेंट लगा है या नहीं लगा ये देखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब वो देख लेगा, हाँ भाई सर लग गया, 2 का बाकी है, तो 2 का लगाना बाकी है, लगा देंगे, ठीक है। पूरा हक किसके पास है, पूरा जिम्मेदारी किसके पास है, पूरा अ, अधिकार किसके पास है, तो वो तो है उसके पास, जिसने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करी है, उसके पास बनी हुई है, पूरी रिटेनिंग है उसके पास, ठीक है, उस पर्सन के पास। तो ऐसा करना ये क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। इन हॉस्पिटल सेटिंग ए नर्स लीडर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क अलोन, कि पूरा का पूरा काम वो अकेला नहीं कर सकता, उसको जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी सर। देयरफॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड टू सबऑर्डिनेट टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पेशेंट केयर, ठीक है सर। आया समझ में, ताकि हमारा पेशेंट है वो अच्छे से जी सके, अच्छी क्वालिटी उसको मिल सके केयर की। आगे आता है एडवांटेज, क्या है सर इसका, तो एडवांटेज भी अच्छा है इसका। सेव टाइम, क्या होगा, टाइम बचेगा। एक वो अकेला ही 5 काम को कर रहा है, जबकि 5 लोग अलग अलग काम को कर रहे हैं, तो टाइम बच गया। रिड्यूस वर्कलोड, इंप्रूव एफिशिएंसी, डेवलप स्टाफ स्किल, इनहेंस टीम वर्क एंड इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन, ठीक है। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज देखें, नुकसान देखें, तो नुकसान में फर्स्ट आता है रिस्क ऑफ एरर्स, बिल्कुल सर, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सुपरविजन एंड स्टाफ रेजिस्टेंस, ये इसके नुकसान है। कैसे, कि सपोज करो
इस अकेले ने इसको बोल दिया कि ये कर देना भाई। अब 3 खड़े थे वहाँ पर, अब किसको करना है काम, किसको करना है, नाम तो लिया नहीं उसने, बोल दिया भाई ये काम कर देना। कौन करेगा, इसने सोचा ये कर देगा, इसने सोचा ये कर देगा, और हमें पता ही नहीं है। तो एरर्स के, गलती के चांसेस ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अगर सुपरविजन की कमी है तो काम नहीं होगा, अगर वो सुपरवाइज नहीं करेगा, देखेगा नहीं, तो गलती होगी सर। आगे आता है कंट्रोलिंग। क्या होता है कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मीन्स, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, चेकिंग करना। मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें बताया था कि कंट्रोलिंग क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को हमने कोई काम दिया, अब वो काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चेकिंग करना। कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग whether the work is going according to the plan and controlling mistake if needed, correcting mistake if needed, कि जो भी काम हमने दिया था या जो भी हमने प्लान किया था वो काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको चेक करना, और अगर नहीं चल रहा है इफ नीडेड उस मिस्टेक को करेक्ट करना। ये क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। अब कंट्रोलिंग के 5 स्टेप्स हैं सर। फर्स्ट स्टेप आती है सेट स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को सेट करना, पहले अपन प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। चेक एक्चुअल वर्क, फिर चेक करना जो काम हो रहा है नहीं हो रहा। कंपेयर विद स्टैंडर्ड, जो फिर अपन क्या करेंगे, क्या काम हुआ उसको हमने क्या दिया था उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसमें मिस्टेक ढूंढेंगे सर, मिस्टेक मिल गई तो उसको करेक्ट करेंगे बाद में। ये होता है स्टेप्स। अगला आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये भी एक तरीके से चेकिंग ही है, इसमें भी क्या करते हैं अपन, चेक करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, और अगर नहीं करे तो उनको इवेल्युएट करना, सही उनकी मिस्टेक को करेक्ट करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉयज वर्क परफॉर्म्स बाय सुपरवाइजर। ओके, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पीए इज अ मेथड ऑफ असेसिंग द परफॉर्मेंस एबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ स्टाफ फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रमोशन। ओके, ठीक है सर। इसी से हम क्या करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बढ़ाएंगे उनको। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, चेक फॉर परफॉर्मेंस, चेक वर्क परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या किसकी कमी है क्या किसकी स्ट्रेंथ है उसको पहचानेंगे इससे, भाई उनका काम देखेंगे ना। डिसाइड प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट, इसी से अपन उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाएंगे, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उनकी सैलरी बढ़ा दो, प्रमोट कर दो, नहीं कर रहा तो कम कर दो। आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, कि किसको ट्रेनिंग की नीड है, अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा तो मतलब उसको ट्रेनिंग की नीड है। इंप्रूव पेशेंट क्वालिटी केयर, ये तो आपको सब में लिख के आना है। आगे चलते हैं, एडवांटेज क्या क्या है सर इसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में साफ हमने डेफिनेशन में देख लिया कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी स्टाफ की, मोटिवेशन इंक्रीज होगा, प्रमोशन में, प्रमोशन डिसीजन में हेल्प मिलेगी, इंप्रूव पेशेंट क्वालिटी केयर। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो वो आ जाता है बायस या फेवरेटिज्म, वही पक्षपात वाली बात आ जाती है। स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में स्ट्रेस रहेगा कि यार वो चेक कर रहे हैं, सही से काम करना पड़ेगा, तो वो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अगली आती है क्वालिटी एश्योरेंस। क्या आती है सर, क्वालिटी एश्योरेंस। अब उनकी क्वालिटी को चेक करना कि काम क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर सर्विस मीट सेट स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव केयर टू पेशेंट। कि जो हमारे स्टैंडर्ड थे, सपोज करो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे कि सबको एक अच्छी केयर देंगे और सबको फ्री में केयर देंगे, सपोज ऐसे बता रहे। अब क्या हुआ, हम केयर दे रहे हैं पेशेंट को, लेकिन बीच में क्या हुआ, थोड़ा बहुत क्या हो गई, कमी हो गई, कहीं ना कहीं कमी हो गई, और कुछ लोग हैं उसमें बीच में कमीशन लेने लग गए, बीच में पैसे लेने लग गए। तो हुआ क्या, जो हमारा स्टैंडर्ड था जो हमने बनाया था वो फुलफिल नहीं हुआ सर। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसमें कि हेल्थ केयर सर्विस मीट स्टैंडर्ड, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे अगर उससे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड प्रोवाइड सेफ इफेक्टिव पेशेंट केयर। ठीक है, इसके लिए चेक करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ये, कि जो हमने क्वालिटी केयर देने का हमने सोचा था वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्वालिटी एश्योरेंस इज ए प्लान्ड एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी टू मॉनिटर, इवेल्युएट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है सर। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाई हमने ये सर, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ केयर, सबको अच्छी केयर मिल सके, इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी, रिड्यूस एरर्स, इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फिकेशन एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, इनके लिए बनाई है हमने ये। मेथड क्या क्या है, किस किस से अपन इसको पता लगा सकते हैं, तो नर्सिंग ऑडिट हो गया, क्या होता है ये आगे देखेंगे अभी। पेशेंट फीडबैक हो गया, पेशेंट बता सकते हैं कि यार ये कमी है तुम्हारे पास, आपको देते होंगे एक स्लिप देते होंगे कि पेशेंट से इनको भरवा के लेके आओ, हॉस्पिटल में देते होंगे वार्ड इंचार्ज वगैरह कि ये जाओ और पेशेंट से फीडबैक लो। फीडबैक क्या लोगे आप उनसे,
कि आपको केयर अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही है यस करो, हाँ करो, ना करो, ऐसे उसमें नंबर होते हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट एनालिसिस, सुपरविजन एंड राउंड्स हो गया। इनसे अपन उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं मेथड से। अब आता है नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट। नर्सिंग परफॉर्मेंस ऑडिट ये क्या होता है, वही अभी हमने देखा फीडबैक वाला सिस्टम। तो नर्सिंग ऑडिट एक ऐसा मेथड होता है जिससे क्या करते हैं अपन, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर बाय रिव्यूइंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड नर्सिंग एक्टिविटीज। पेशेंट से रिव्यू लेकर, रिकॉर्ड्स देखकर या नर्सिंग एक्टिविटीज देखकर हमें क्या करना है, उनकी क्वालिटी चेक करनी है, नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इवेल्युएट करना है। ये मेथड क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस ऑडिट कहलाता है। यहाँ पर देखा था क्वालिटी मेथड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो यही क्या है नर्सिंग ऑडिट है, ये एक मेथड है। आउटकम्स की बात करते हैं तो असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कमजोरी क्या है ना। इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना है हमारा अधिकार है एक तो देखो। एंश्योर स्टैंडर्ड आर फॉलोड, प्रोवाइड बेटर पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, अच्छी केयर उनको देने के लिए ये करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई याद नहीं हो रहा है पॉइंट्स, तो आप इससे भी आप ऐड कर सकते हो। क्यों, ये भी आप ऐड कर सकते हो, बात तो वही है। अब अगर आपके क्या हो, नर्सिंग ऑडिट की जगह नर्सिंग ये पेशेंट फीडबैक आ जाए, तो भी आप ये लिख के आ सकते हो। ओके सर। अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किसके टाइप, नर्सिंग ऑडिट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स इन द मार्केट, कौन कौन से, कॉन्करेंट ऑडिट एंड रिट्रोसेप्टिव ऑडिट। दो तरह के इसके टाइप होते हैं, कॉन्करेंट एंड रेट्रोसेप्टिव। कॉन्करेंट में मतलब कि पेशेंट की केयर चल रही है, ड्यूरिंग पेशेंट केयर, पेशेंट क्या है, पेशेंट एडमिट है, पेशेंट को अपन केयर दे रहे हैं, उसी टाइम पर क्या करना, उससे पूछना भाई क्या मिस्टेक है। तो बोलेगा यार बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये पंखा नहीं चलता मेरा। तो ठीक है चलो, ये पंखा धीरे चलता है, इसको ठीक करना है। तो इमीडिएट करेक्शन पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उसी टाइम पर आप उसको करेक्ट करना। ठीक है। अगला है रेट्रोसेप्टिक ऑडिट, डन आफ्टर द पेशेंट डिस्चार्ज। ये कब होता है, डिस्चार्ज होने के बाद में। कि जैसे कि पेशेंट ने से आया, डिस्चार्ज हो गया, फिर अपन पेशेंट से पूछेंगे कि भाई सब ठीक था, यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट की नीड हो आपको, अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो, तो पेशेंट बोलेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ बाथरूम में इसकी सफाई होनी चाहिए, ये थोड़ा सही नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद में अपन उसका क्या करेंगे, डन आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे सर, बेस्ड ऑन पेशेंट रिकॉर्ड्स। आगे चलते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। फर्स्ट अपन देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। जो एडवांटेज होता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है सर, अब वो बता रहा है तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। रिड्यूस एरर, सॉरी एयर नहीं, एयर तो हवाई खत्म हो गई क्या। रिड्यूस एरर्स, इंप्रूव डॉक्यूमेंटेशन, इनहेंस स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, ये इसके फायदे होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, क्रिएट फियर अमंग स्टाफ, स्टाफ में डर रहेगा कि क्या पता कुछ बता दे और हमारी मिस्टेक बता दे। रिक्वायर प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ओके, ये होता है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगला टॉपिक आता है बढ़िया अच्छा सा, PERT क्या आता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। PERT क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क बेस्ड टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट प्रोजेक्ट। और अच्छा सर, सपोज करो कोई प्रोग्राम चलाया हमने, सपोज ऐसे ले लेते हैं, चलो मलेरिया का चला लेते हैं हम, मलेरिया का, फैमिली प्लानिंग का, कुछ भी हमने प्रोग्राम चलाया, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या क्या लगेगा, उन सभी का इवेल्युएट करना क्या कहलाता है, PERT कहलाता है। PERT is a network-based technique used to estimate the time required to the complete project and identify important activities. ओके, पहले ही हमें उसको प्लान करना है भाई इस प्रोग्राम में 10 दिन लगेंगे और ये एक्टिविटीज करनी है, तो हम पहले ही उसको क्या है, शेड्यूल बना लेंगे। PERT is the project management tool used to plan, schedule and control activities of the project. ठीक है सर, ओके सर। पर्पज क्या है इसका, तो पर्पज है सर, फर्स्ट पर्पज आता है प्लान प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, प्लान प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, उसका प्लान कर लेंगे। एस्टिमेट टाइम, कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई डिलेज, कितना देरी हो सकती है प्रोग्राम में। सपोज करो 10 दिन का हमने सोचा है, लेकिन फिर देखा कि यार एक्टिविटीज ज़्यादा है तो 12 दिन भी लग सकते हैं, 13 दिन भी लग सकते हैं, तो क्या करें, तो उसका पता चल जाता है। कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है सर। यूजेस इन नर्सिंग, अब इसका नर्सिंग में क्या क्या यूजेस है, तो ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, बता दिया, हेल्थ कैंप हो गया, कोई प्रोग्राम चला लिया हमने, उसमें फ़ायदा आता है। प्लानिंग हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, वही बेड बनाना है, सॉरी बेड नहीं, वार्ड बनाना है 30 बेड का, उसमें कितना टाइम लगेगा। कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है सर, इनमें हेल्प मिलती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सर, TE = टी मतलब एक्सपेक्टेड टाइम, O+4M+P / 6। अब इसमें ये दे रखा है मिनिमम टाइम,
नॉर्मल टाइम और मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ये आप सेट कर लेना। कुछ ऐसे ही अगर आपको याद करना हो तो कर सकते हो, वैसे इससे कोई क्वेश्चन तो देगा नहीं आपको एग्जाम्पल के। अगला आता है स्टाफ रिक्रूटमेंट। क्या था स्टाफ रिक्रूटमेंट? नोट सेट का आपने फुल फॉर्म देखी होगी सर, नोट सेट की फुल फॉर्म देखी होगी आपने। तो नोट सेट की फुल फॉर्म में ये आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब ये होता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर जॉब वैकेंसी एंड ऑर्गेनाइजिंग। कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास फिलहाल तो हॉस्पिटल ही है ऑर्गेनाइजेशन, तो हॉस्पिटल के लिए या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर कॉलेज के लिए किसी कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, उसको अट्रैक्ट करना, उसको सर्च करना, क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट कहलाता है, ताकि उसको जॉब वैकेंसी मिल सके। इन नर्सिंग मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट मीन्स फाइंडिंग एंड एनकरेजिंग द क्वालिफाइड नर्स और स्टाफ टू अप्लाई फॉर नर्सिंग पोजिशन इन हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि नर्सिंग में क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है किसी भी क्वालिफाइड नर्स को ढूंढना या स्टाफ को ढूंढना, ताकि क्या हो सके? टू अप्लाई नर्सिंग पोजीशन, वो नर्सिंग पोजीशन में अप्लाई कर सके, एक हॉस्पिटल में या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कि कॉलेज में वो अप्लाई कर सके। क्यों करते हैं ये? ताकि उसको जॉब मिल सके और हमारी जो वैकेंसी है वो फुलफिल हो सके। अगला आता है इन सर्विस एजुकेशन। क्या आता है? इन सर्विस एजुकेशन। तो इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है? इट इज द ट्रेनिंग गिवन टू द एम्प्लॉयज इन सर्विस एजुकेशन। नाम से पता चल रहा है इन सर्विस एजुकेशन, तो सर्विस के अंदर ही क्या देना? एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना। इन सर्विस एजुकेशन इज ट्रेनिंग गिवन टू द एम्प्लॉयज वाइल दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी टाइम पर उनको ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। क्यों करते हैं अपन ऐसा? इंप्रूव प्रोफेशनल स्किल्स, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स इंप्रूव हो सके, अपडेट नॉलेजेबल, उनकी नॉलेज अपडेट हो सके, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, उनकी पेशेंट वो ताकि क्या कर सके? नर्सिंग केयर अच्छी दे सके पेशेंट को। कैसे कैसे अपन दे सकते हैं? मेथड कौन कौन से हैं इसके? तो मेथड में आता है वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया। भाई हमें क्या करना है? जो हमारी नर्स है काम कर रही है, उनको क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है। हॉस्पिटल में काम कर रही है, करते करते उनको ट्रेनिंग देना है। तो इसका क्या क्या होगा? स्टेप्स कौन कौन से हो गए सर इसके? इन सर्विस में कैसे अपन उसको एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं? तो फर्स्ट आता है एजुकेशन में स्टेप्स में आइडेंटिफाई वैकेंसी, फिर जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजमेंट, रिसीव एप्लीकेशन, कंडक्ट इंटरव्यू, सेलेक्टिंग कैंडिडेट, अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये होता है। अब ये किसके स्टेप्स है? तो सर ये स्टेप्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ये स्टेप्स है अपने रिक्रूटमेंट के। किसके? ये स्टेप किसके हैं? रिक्रूटमेंट के। एक स्लाइड आगे पीछे हो गई सर। ये स्टेप है रिक्रूटमेंट के, कि सबसे पहले अपन सेलेक्ट करेंगे जॉब को। जैसे किसी को भी अपन जॉब दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट वापस से अपन कर लेते हैं एक बार। रिक्रूटमेंट क्या होता है? कि किसी भी कैंडिडेट को जॉब ऑफर करना, अट्रैक्ट करना या फिर सर्चिंग करना किसी कैंडिडेट को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब कैसे हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं? कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे कि हमारे पास वैकेंसी किसकी है, हमारे पास कौन सी सीट खाली है, किस जॉब के लिए खाली है। भाई फार्मेसी के लिए है, कोई फार्मेसी की है, लेबोरेटरी की है, नर्स की है, किसकी है? अपन ने वैकेंसी तैयार कर ली सर इसकी है। जॉब एनालिसिस करेंगे, क्या करना चाहिए? एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सभी जगह फैला देंगे कि हमारे पास सीट खाली है, आओ सर। अब वो अपना अपना फॉर्म भर देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे कि ठीक है भाई ये मैं हूँ, इतनी मेरी परसेंटेज है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। वो एक एप्लीकेशन वगैरह सब भर के आपको दे देंगे, रिसीव कर लेंगे हम। रिसीव कर लेंगे, फिर अपन एक एक को, सपोज करो 10 सीट खाली है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन आ चुके हैं सर 50। अब हम क्या करेंगे? 50 में से सेलेक्ट करना है। तो 50 में से अपन क्या करेंगे? इंटरव्यू लेंगे। 10 सेलेक्ट करना है मैं तो अपन क्या करेंगे? इंटरव्यू लेंगे सबका। इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होंगे उनको सिलेक्शन कर देंगे, जो भी जिनका भी सिलेक्शन करना है उनको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे, जाओ भाई करो मजे, नौकरी मिल चुकी है आपको। तो ये तो हो गया रिक्रूटमेंट का। फिर ये आता है इन सर्विस एजुकेशन का। इन सर्विस एजुकेशन क्या है? कि उनको क्या करना? हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। कैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं? इसके स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स। सबसे पहले अपन देखेंगे कि किस चीज़ को ट्रेनिंग देने की नीड है, किसकी ट्रेनिंग दे, उसका असेसमेंट करेंगे। दूसरा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। प्लानिंग करेंगे प्रोग्राम्स की, कहाँ पर कौन सा प्रोग्राम चलाए। ठीक है भाई, मलेरिया का चलाए, मलेरिया के ऊपर दे, हैंड वॉशिंग के ऊपर दे, किसके ऊपर दे? BMW के ऊपर दे, किसके ऊपर दे? तो प्लानिंग कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन, ऐसे करके अपन उनको क्या कर सकते हैं? एजुकेशन दे सकते हैं। अगला आता है मटेरियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है मटेरियल मैनेजमेंट भी। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मतलब है कि जो भी
मटेरियल्स है, जैसे मेडिसिन है, उनका पूरा कंट्रोल करना, उनको कब खरीदना है, कैसे स्टोर करना है, उनका पूरा देखना उनको। तो मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, परचेजिंग, प्लानिंग करना, परचेज करना, स्टोर करना, कंट्रोल करना हॉस्पिटल के अंदर मटेरियल्स को क्या कहलाता है, मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे मेडिसिन है तो कौन सी मेडिसिन हमें चाहिए, कब खरीदनी है, कहाँ पर स्टोर करनी है, कौन से वार्ड में भेजनी है, तो उन सभी को क्या करना, मैनेज करना मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। मेडिसिन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सर्जिकल सप्लाइज हो गया। अगला आता है, इसकी एक और डेफिनेशन है सर कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, डेफिनेशन नहीं है, ऐसे ही लाइन है कि मटेरियल रिसोर्सेज मैनेजमेंट रेफर्स टू द इफेक्टिव यूज एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मटेरियल्स टू अवॉइड वेस्टेज एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी। ताकि क्या हो सके, जो वेस्टेज है उनको तो अपन डाल सके फालतू में। जैसे सपोज करो कोई एक्सपायरी मेडिसिन है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उनको तो क्या कर सकते अपन, वेस्टेज है वो तो, वो हम बचे वेस्टेज से, उनको यूज लेने से। और जिसकी कमी है उनको अपन मंगा लेंगे वापस से, कि सपोज करो हमारे पास पेंटा इंजेक्शन है, वो कमी है, तो वो हम क्या करेंगे, मंगाएंगे, अवेलेबिलिटी को फुलफिल करेंगे ताकि वो हमारे पास एट द नीड हो, जब हमें वो मिल सके। रिड्यूस कॉस्ट, एंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई एंड प्रिवेंट स्टोरेज, इसके लिए हमें ये करना जरूरी होता है ताकि स्टोरेज बना रहे। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट है कम हो सके, कैसे कम हो सके कि अगर सपोज करो इमरजेंसी में अगर हम मंगाएंगे किसी को, तो वो तो कॉस्ट बढ़ाकर बताएंगे। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक्स अगला आता है, ग्रुप डायनेमिक्स। सर ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब है कि जो हमारा ग्रुप है पूरा, देखो चलो, ग्रुप डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर विद इन द ग्रुप। कि सपोज करो एक वार्ड है, वार्ड में 15 लोग हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं वार्ड में अच्छे तरीके से, तो वो आपस में कैसे रहते हैं, उनके बीच में बिहेवियर कैसा है, उनका इंटरेक्ट कैसे करते हैं, वो एक दूसरे से कैसे काम करते हैं, इनका पता लगाना है, क्या कहलाता है, ग्रुप डायनेमिक्स कहलाता है। ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन द ग्रुप, कि एक ही ग्रुप में जो भी सब एक साथ काम कर रहे हैं, उनका वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे का, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, स्टडी करना उनका ग्रुप डायनेमिक्स कहलाता है। अब किसी भी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए उसमें, कॉमन गोल होने चाहिए उनके, कि भाई ये नहीं कि किसी का अलग हो गोल, किसी का अलग हो गोल, कॉमन होने चाहिए, इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, ये गुण होने चाहिए उसमें। अब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक तो फॉर्मल ग्रुप, एक इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप कैसे, मतलब कि उनका केवल काम से ही मतलब है और कोई नहीं है, क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव स्पेसिफिक गोल। सपोज करो मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने आपको गोल सेट कर दिया है कि ये आपका गोल है। ठीक है, कैसे बताया आपको, हॉस्पिटल का नहीं लेते, एक काम करते हैं कि हमने बता दिया कि आपको हैंड वॉशिंग है इस पर, जैसे हाँ, जैसे कॉलेज में आपका ग्रुप बनाते हैं कि आपको हैंड वॉशिंग पर क्या करना है, हेल्थ टॉक या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, 5 लोग हो आप। ठीक है, ठीक है, दूसरे ग्रुप को अपन दे दिया है कि आपको, आप भी 5 लोग हो, आपको BMW पर प्रिपेयर करना है, आपको हैंड वॉशिंग पर आपको इस पर करना है। अब ये 5 लोग हैं और एक ये 5 लोग हैं। अब जो ये 5 लोग हैं, दूसरा वाला BMW वाला, ये क्या है, दोस्त भी है। दोस्त भी कैसे है कि 5 लोग ये बने, ये आपस में इनका, इनके साथ साथ जो प्रोजेक्ट बनाना था, इनको जो प्रेजेंटेशन करना था रेडी, उनके साथ साथ ये क्या हुआ, इनफॉर्मल में आ गए, अच्छे से बातें करने लगे। और जबकि ये 5 लोग हैं, इनका केवल ग्रुप से ही मतलब है, बस हैंड वॉशिंग का काम करना है, फिर फ्री, फिर आपको कोई मतलब नहीं रखना। तो क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्पेसिफिक गोल, मेंबर है असाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग टीम हो गया, हॉस्पिटल कमिटीज हो गया जैसे। जबकि इनफॉर्मल में फ्रेंड्स अमंग नर्सेज इन द वार्ड, कि वो वार्ड में है, जो भी वार्ड है 5 लोगों का, 10 लोगों का, वो दोस्त भी है। ठीक है, ये होता है इनफॉर्मल ग्रुप। आगे आता है IPR, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। ये अपन ने साइकेट्रिक में भी देखा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब सर, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज अ कनेक्शन और एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा। दीज रिलेशनशिप कैन बी पर्सनल और प्रोफेशनल एंड इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है सर, अभी समझ में आएगा। जैसे नर्स और पेशेंट के बीच में हो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कहलाएगा वो। नर्स डॉक्टर रिलेशनशिप हो गया, नर्स नर्स रिलेशनशिप, नर्स कम्युनिटी रिलेशनशिप। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है कि यह रिलेशनशिप पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, एम्प्लॉयज है वो अपने ओनर से, जो भी उनका मालिक है जहाँ पर वो काम करते हैं, उनके साथ में क्या करें, बातचीत कर रहे हैं कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, हमारा काम ये रहेगा।
कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कसिंग। क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिस्कस करते हैं, नेगोटिएशन कर काम होता है बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। किसके लिए? टू डिसाइड सैलरी, वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट्स। ये क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, कितना काम करना है, कितनी सैलरी मिलनी है, इनके बारे में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में बातचीत करना, डिस्कस करना क्या कहलाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ नेगोटिएशन, अगली डेफिनेशन, बिटवीन वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स टू सेटल इश्यू रिलेटेड टू वर्क। जो भी काम है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको सेटल डाउन करने के लिए, जो भी उनकी मिस्टेक है, जो भी उनमें डाउट्स है, उनको क्लियर करने के लिए जो भी करते हैं बातचीत, डिस्कशन, वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सर, ये कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। नर्सेज यूनियन नेगोटिएशन विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर बेटर सैलरी एंड वर्किंग आवर्स। ठीक है, नर्सेज यूनियन है वो क्या करती है? मैनेजमेंट से बातचीत करती है एक अच्छी सैलरी के लिए और वर्किंग आवर के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर इसके? कि इंक्रीज सैलरी एंड वेजेस, ताकि सैलरी इंक्रीज हो सके इसलिए बातचीत करना, हड़ताल वगैरह करना। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, सोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टाफ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं। कम्युनिकेशन क्या है? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज और मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीव। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मैसेज का आदान प्रदान होना, एक्सचेंज होना, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। टू अचीव अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है मैनेज इसकी, कम्युनिकेशन की प्रोसेस है तो सेंडर होता है, इसमें मैनेज मैसेज होता है, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, ये होते ही है। जैसे सेंडर हो गया, सेंडर से मैसेज हो गया, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर ये क्या करेगा? फीडबैक देगा। तो कंपोनेंट्स भी होते हैं और ये प्रोसेस भी होती है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर क्या इसके इंपॉर्टेंस है सर? तो इसके इंपॉर्टेंस ऐसा है, इम्प्रूव टीम वर्क, टीम वर्क इंप्रूव होगा, प्रोवाइड सेफ पेशेंट केयर, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूव पेशेंट सेटिस्फिकेशन। ठीक है, आगे आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगली यूनिट आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से पता चलता है, फाइनेंशियल मतलब कि कुछ तो पैसों का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द हॉस्पिटल और नर्सिंग डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड प्रोवाइड पेशेंट केयर। ठीक है, अच्छी केयर दे सके इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, कितना क्या लगेगा। टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों करते हैं इसका मैनेजमेंट अपन? भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, फालतू का खर्चा है उससे बच सके हॉस्पिटल में, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और फॉर हॉस्पिटल एक्टिविटीज, कि कितना हमारे पास फंड्स है हॉस्पिटल में काम करने के लिए, हमारे पास कितना फंड्स है उसके लिए, टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर एट मिनिमम कॉस्ट, कम कॉस्ट पर, कम खर्चे पर ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्वालिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब इसके क्या क्या स्कोप्स है? बजट प्रिपरेशन, बजट प्रिपेयर करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, पेमेंट ऑफ स्टाफ सैलरी एंड फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ये हम कर सकते हैं। इनमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है? योगदान है, स्कोप है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अपन बजट प्लान कर सकते हैं, कितना खर्चा हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर इक्विपमेंट सप्लाई खरीदनी है हमें, उनका हम इसी से कर सकते हैं। किसी स्टाफ को सैलरी देनी है तो उसके लिए भी ये जरूरी है। आगे आता है हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड। क्या आता है सर? पेशेंट रिकॉर्ड। क्या होता है पेशेंट रिकॉर्ड? पेशेंट रिकॉर्ड, अब आपके पास एक क्या है कि एक आगे एक टॉपिक आएगा, नई यूनिट आएगी, उसमें आएगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, तो वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन जब ये यूनिट वाइज चल रहा है हमारा, तो पहले पेशेंट रिकॉर्ड ही पढ़ना जरूरी है। तो पेशेंट रिकॉर्ड क्या है कि पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना, डॉक्यूमेंटेड करना। पेशेंट रिकॉर्ड्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ट्रीटमेंट, केयर प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या क्या हेल्थ स्टेटस मिला है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है हमने, क्या क्या उसको हमने केयर दी है, क्या उसका डायग्नोसिस हुआ है, उन सभी इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड करना क्या कहलाता है? पेशेंट रिकॉर्ड कहलाता है। एक आता है नर्सिंग रिकॉर्ड्स। अब देखो पेशेंट रिकॉर्ड्स में उसका नाम वगैरह सब होते हैं। नर्सिंग रिकॉर्ड्स में क्या है कि नर्सिंग रिकॉर्ड्स इज द रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होता है किसका? दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग केयर गिवन टू द पेशेंट, कि कौन सी नर्सिंग केयर हमने दी है,
उसके वाइटल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, कौन सी नर्सिंग केयर हमने दी उसको, लेवास गेवास किया है या फिर क्या किया है हमने उसको। ठीक है, जो भी नर्सिंग केयर देते हैं वो सब इसमें रखते हैं। अब रोल ऑफ नर्स इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है सर। एक टॉपिक आता है आपके पास ईएमआर एंड एक आता है ईएचआर। दोनों क्या है? ईएमआर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसमें तो ईएमआर इज द डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन विद इन द हॉस्पिटल और क्लिनिक्स। जिस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है उसके अंदर ही अगर उसका रिकॉर्ड रखना ईएमआर कहलाता है। जबकि इसमें क्या है कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी या अलग हॉस्पिटल में भी उसको शेयर कर सकते हैं, ये ईएचआर कहलाता है। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। ईएमआर में यूज्ड विद इन द वन हॉस्पिटल, जबकि ये मल्टीपल हॉस्पिटल में काम में लिया जाता है। लिमिटेड शेयरिंग होती है इसमें, इसमें इजी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। ईएचआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। और ईएमआर की होती है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। फीचर जैसे पेशेंट हिस्ट्री हो गया, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ये हो गया, इसमें मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, एक्सरे वगैरह सब इसमें आता है। मेंटेन फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, मेनली फॉर हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स के लिए होता है ये, जबकि ये क्या है? ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए होता है। ये याद रखो आप, अगर ये एक उस हॉस्पिटल में हुआ है तो उसी में रहेगा इन्फॉर्मेशन, ये अलग अलग हो सकता है, कहीं भी हम उसको शेयर कर सकते हैं। अगला आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो नर्स है, नर्स को बहुत सारे ऐसे देखना पड़ता है कि भाई नर्स के सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है, कोई वहाँ पर किसी की डेथ भी हुई होती है, ठीक है, तो वो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बनाई गई है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल एंड मैनेज ओवर ओन इमोशंस एंड द अदर्स इमोशन। खुद के इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल करना, इसकी एबिलिटी क्या कहलाती है? इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्स बिकॉज दे डील विद पेशेंट फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम्स। क्योंकि देखो डॉक्टर है, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो पेशेंट या क्या है फैमिली है, उसके बीच में एक नर्स है जो कि लिंक बनाती है। नर्स को सब पता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, और डॉक्टर को पता है, डॉक्टर मतलब बैकग्राउंड वगैरह सब पता होता है पेशेंट का, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। ए नर्स रिमेन काम एंड सपोर्ट टू द पेशेंट हु इज एंजियस और पेन। पेशेंट अगर जो पेन में है, उसको एंजाइटी है, तो नर्स को क्या करना पड़ता है? नर्स को उसको खुद को भी शांति और सपोर्ट देना पड़ता है और पेशेंट को भी। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। करियर प्लानिंग क्या है? करियर प्लानिंग एक आगे आएगा, करियर अपॉर्चुनिटी। करियर प्लानिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस सेटिंग प्रोफेशनल गोल्स एंड प्लानिंग स्टेप्स टू अचीव देम। कि जैसे बीएस नर्सिंग है, बीएस नर्सिंग के बाद में क्या करना चाहिए, तो वो क्या है? करियर प्लानिंग हो गया। अब आपके अंदर भी डाउट आ रहा होगा कि सिर्फ बीएस नर्सिंग के बाद में क्या करें, तो आपके पास बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं। जैसे एमएससी कर सकते हो आप, नॉर्सेट के दे सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, बहुत सारे आपके पास एग्जाम्स होते हैं, तो वो क्या है? करियर प्लानिंग होती है। आगे आता है एक्रीडिटेशन। क्या आता है? एक्रीडिटेशन एंड एफिलिएशन, दो टॉपिक है आपके पास। एक्रीडिटेशन क्या होता है? कि मान्यता देना या फिर क्वालिटी चेक करना। एक्रीडिटेशन मीन्स ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बिफोर अप्रूवल द काउंसलिंग। देखो जैसे आईएनसी है, क्या है आईएनसी, आपके कॉलेज को आईएनसी की मान्यता है या नहीं है, कमेंट करें, ठीक है। लेकिन जैसे आईएनसी है, वो उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि ये अगर कॉलेज में होगी क्वालिटी तो हम इसको मान्यता दे देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर ये एक्रीडिटेशन क्या होता है? एक अप्रूवल होता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, अगर मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, वो अगर उसमें मिल जाते हैं तो हम उसको क्या कर देंगे? अप्रूवल दे देंगे या फिर एक्रीडिटेशन कर देंगे, उसको क्वालिटी है वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर क्वालिटी मिल जाती है तो मतलब मान्यता दे देंगे ऑफिशियली। इसमें क्या क्या चेक करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी अवेलेबिलिटी, क्लिनिकल फैसिलिटी एंड टीचिंग स्टैंडर्ड। इफ स्टैंडर्ड आर मेट अप्रूवल इज गिवन। अगर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं उसमें तो क्या कर देते हैं? अप्रूवल दे दी जाती है। अब ये क्या है? ये तो हो गया मान्यता की बात। क्या हो गया? मान्यता वाली बात। ये क्या है? एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब कि जैसे कि सीबीएसई हो गया, आपका स्कूल सीबीएसई से अटैच है नहीं है, ठीक है, आपका कॉलेज है वो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर एबीवीपी, अटल बिहारी हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, एटसेट्रा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उससे कनेक्शन है या नहीं है, वो क्या कहलाता है? एफिलिएशन कहलाता है। एबीवी, एमयू, आरयूएचएस, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आप कहाँ कहाँ से हो वो भी कमेंट करें। तो एफिलिएशन मीन्स द ऑफिशियल कनेक्शन। क्या है? ये एक ऑफिशियल कनेक्शन होता है एक नर्सिंग कॉलेज का विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, ताकि
जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी है कोई भी, कहीं से भी आप हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी से अगर आपका कॉलेज अटैच है, तो जब जब भी वो यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाएगी आप दे सकते हो। जो भी वो रूल्स बनाएगी उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा कॉलेज को। ठीक है। थ्रू एफिलिएशन द कॉलेज गेट परमिशन कंडक्ट ए कोर्स सेंड स्टूडेंट टू यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, वही बात आ गई। आगे चलते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स मीन्स रिटर्न। अभी हमने क्या बात करी थी? पेशेंट रिकॉर्ड के बारे में। अब नॉर्मली रिकॉर्ड की बात करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? राइटिंग डाउन या रिटर्न डाउन, यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हो आप, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इन रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आपको लिखना या फिर साथ में रखना क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। ए रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ कंडीशन एंड नर्सिंग केयर। पेशेंट की सारी, उसकी हेल्थ के बारे में, उसकी नर्सिंग केयर के बारे में क्या क्या उसको दी है, उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना या रिटर्न करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेड में रखना क्या कहलाता है? रिकॉर्ड्स कहलाता है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हो सकते हैं सर? पेशेंट हिस्ट्री हो गया, वाइटल्स रिकॉर्ड हो गया, मेडिकेशन रिकॉर्ड, नर्सिंग केयर प्लान हो गया, इनटेक आउटपुट चार्ट हो गया, लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स हो गया, डेथ रिकॉर्ड्स हो गया, ठीक है, एडमिशन रिकॉर्ड हो गया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स मतलब कि रिकॉर्ड्स तो आपको रखना है, रिपोर्ट्स को आपको आगे भेजना है। जैसे पूरी रिपोर्ट है, कितना क्या हुआ, उन सबको आपको आगे बताना अपने सीनियर्स को, क्या कहलाता है? रिपोर्ट्स कहलाता है। रिपोर्ट मीन्स कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट to others members of the healthcare team. A report is the process sharing patient information with other professional orally or in the written form. देखो, डॉक्टर आया आपके पास, बेड नंबर 9 का पेशेंट है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको बताओगे कि सर पेशेंट का नाम ये है और इसके जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो रही है, और कल रात से इसके ब्लीडिंग भी हुई। ठीक है, तो वो क्या है? वो सब रिपोर्टिंग है। आपको उस पेशेंट के बारे में बताना, कम्युनिकेट करना दूसरों को, क्या क्या है? रिपोर्टिंग है। कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं टाइप्स में? जैसे ओरल रिपोर्ट हो गया, वर्बली बताना उसको, रिटर्न रिपोर्ट्स हो गया, बेड साइड रिपोर्ट एंड इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया। ठीक है सर। रिकॉर्ड रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स में डिफरेंस आता है, रिकॉर्ड्स होता है रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में, ये कम्युनिकेटिंग होता है। ठीक है, किसी को बताना, और ये रिकॉर्ड रखना, मेंटेन रखना। परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है या टेम्पररी होता है, यूज फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और ये यूज टू इन्फॉर्म हेल्थ टीम। ओके सर। आगे आता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अपने इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन में फॉलो करना। किसी भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हॉस्पिटल हो, उन सभी में क्या करना? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? ताकि उस इंस्टीट्यूशन का फंक्शन स्मूथ हो सके, प्रोफेशनल बिहेवियर, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट हो सके उसमें। कैसे अपन मेंटेन कर सकते हैं मेथड को? तो क्लियर रूल्स एंड पॉलिसीज, पहले तो पूरा क्लियर बनाओ कि भाई ये यूनिफॉर्म है, इस टाइम पर आना है, पूरा क्लियर कर दो। गुड लीडरशिप, फेयर ट्रीटमेंट, काउंसलिंग फॉर प्रॉब्लम स्टूडेंट, प्रॉपर सुपरविजन। ठीक है, इसके थ्रू अपन डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। आगे आता है नर्सिंग। सेकंड लास्ट यूनिट आ चुकी है सर, नॉन स्टॉप चल रही है आपकी क्लास। नर्सिंग क्या होती है? 17, 17वीं यूनिट है 17। ये नर्सिंग क्या होती है सर? नर्सिंग अकॉर्डिंग टू आईसीएन, आईसीएन बताती है कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इंक्लूड्स ऑटोनोमस एंड कोलिब्रेटिव केयर फॉर इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, फैमिली ग्रुप्स, कम्युनिटीज, सिक और वेल, चाहे वो बीमार हो या नहीं हो, किसी भी एज में हो वो, ठीक है, उसको केयर देना क्या कहलाता है? ऑटोनोमस और कोलिब्रेटिव केयर प्रोवाइड करना नर्सिंग कहलाता है। नर्सिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ केयरिंग फॉर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंटिव डिजीज या इलनेस एंड केयर फॉर द सिक। एक डेफिनेशन ये हो गई सर। जैसे आपको ठीक लगे वो कर लेना, बाकी हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, क्वेश्चन आ सकता है आपके कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नर्सिंग के? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कि नर्स में क्या है, अच्छी नॉलेज होती है, स्पेशलाइज नॉलेज होती है, इसलिए प्रोफेशन का भी काम कर, प्रोफेशनल है वो। फॉर्मल एजुकेशन, सर्विस ओरिएंटेड होती है, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी गुण पाए जाते हैं किसमें? नर्स में। तो इसीलिए एक प्रोफेशन का भी काम करती है नर्स। ठीक है। आगे आता है रेगुलेटरी बॉडी। क्या है रेगुलेटरी बॉडी? आपके आईएनसी हो गया, आईसीएन हो गया, टीएनएआई हो गया, एसएनसी हो गया, ये सब क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज है। रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है? कंट्रोल का काम करती है, मॉनिटर का काम करती है। कि ए रेगुलेटरी बॉडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल, मॉनिटर एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूशन में
को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और स्टैंडर्ड को मेंटेन करना रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है सर। जैसे आईएनसी है, अभी हमने देखा एक्रीडिटेशन में कि उसने स्टैंडर्ड बना लिए, ये आपके स्टैंडर्ड फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आईएनसी के बारे में, पढ़ लेते हैं। आईएनसी क्या है? आईएनसी इज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रोफेशन इन इंडिया। क्या क्या काम करती है ये? सेट स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में स्टैंडर्ड सेट करती है। ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन टू नर्सिंग कॉलेज, प्रिस्क्राइब सिलेबस एंड करिकुलम, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन, सुपरवाइज स्टेट नर्सिंग काउंसिल। जो एसएनसी है उसको सुपरवाइज करती है। सिलेबस प्रोवाइड करती है कि ये सिलेबस है। अब जैसे आपने, आपका सिलेबस है ये आईएनसी बेस्ड है, तो वो किसने दिया है? उसी ने दिया है, आईएनसी ने। आईएनसी ने बताया कि ये सेमेस्टर है इतने में कंप्लीट होना चाहिए, ये पूरी डिग्री है इतने में कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो सब क्या है? करिकुलम, सिलेबस वगैरह सब आईएनसी ने बनाया है। रेगुलेट का काम करती है ये, रेगुलेट करती है तो रेगुलेटरी बॉडी कहलाएगी। अगला आता है एसएनसी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये क्या होता है? एसएनसी इज द स्टेट लेवल रेगुलेटरी बॉडी। वो इंडियन लेवल की थी, ये नेशनल लेवल की। ये क्या है? स्टेट लेवल की है रेगुलेटरी बॉडी। यह भी वही काम करती है। रजिस्टर नर्स एंड रिन्यू लाइसेंस, लाइसेंस को रिन्यू करती है और नर्स को रजिस्टर मतलब कि लाइसेंस वगैरह देती है। रेगुलेट नर्सिंग प्रैक्टिस इन द स्टेट। अगर किसी के पास एसएनसी की, अब अगर यहाँ पर राजस्थान का हो तो आरएनसी हो गया, ठीक है, यूपी का हो तो यूपीएनसी हो गया। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नर्सिंग काउंसिल होती है। तो अगर वो क्या हो, उनके पास एसएनसी की अगर मान्यता हो, जैसे राजस्थान की नर्सेज है या फिर कहीं की भी नर्सेज, उनको आरएनसी की अगर मान्यता हो तो वो राजस्थान में काम कर सकती है। अगर उनको आईएनसी से मान्यता मिल जाए तो वो कहीं भी काम कर सकती है। रेगुलेट नर्सिंग प्रैक्टिस इन द स्टेट, इंस्पेक्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, ये काम करती है। लास्ट यूनिट आती है कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन, CNE। वही जिंदगी भर नॉलेज देनी चाहिए, वही बताता है ये। तो कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन रेफर टू एजुकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प्स नर्स अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स आफ्टर बेसिक नर्सिंग एजुकेशन। कि ये नहीं कि आपने बीएससी नर्सिंग कर ली तो बस आपने पढ़ लिया पूरा। बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी आपको नॉलेज या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, और वो कौन देता है? वो देती है CNE। कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन के बेसिस पर आपको क्या है, अलग अलग आपकी स्किल्स को और नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। इट हेल्प्स नर्स स्टे अपडेटेड विद न्यू डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। जब आप नौकरी करने लग जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी जॉब में, तो देखना आपके अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि आप अपडेटेड रहो। ठीक है, अलग अलग गाइडलाइन आएगी, वो आप उनके अकॉर्डिंग काम कर सको। क्यों कर सको ऐसा? क्योंकि ये, बिल्कुल सर, ये करना है हमें, तो पेशेंट को क्वालिटी केयर देनी है। टू इम्प्रूव नर्सिंग नॉलेज एंड स्किल्स, भाई हमारी नर्सिंग नॉलेज है और हमारी स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। टू कीप नर्सेज अपडेटेड विद न्यू मेडिकल टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी, प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टू मेंटेन कॉम्पिटेंसी नर्सिंग प्रैक्टिसेज। इसी के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। कैसे कैसे अपन दे सकते हैं? तो मेथड आता है वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज। ठीक है, ये हमने पढ़ाई है अभी। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, इसके थ्रू हम नर्सिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कंटिन्यू। अगली आती है आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी। अब आपके नर्सिंग के बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास जॉब के लिए? तो करियर अपॉर्चुनिटी इन नर्सिंग रेफर्स टू द डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड प्रोफेशनल पाथ अवेलेबल फॉर नर्सेज आफ्टर कंप्लीटिंग नर्सिंग एजुकेशन। कि नर्सिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में आपके पास बहुत सारे पाथवे या रास्ते खुल जाते हैं ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिल सके आपको अलग अलग डिफरेंट जॉब में। नर्सिंग प्रोवाइड मेनी अपॉर्चुनिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च। कौन कौन सी हो सकती है सर? तो ये है आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप जा सकते हो। हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो, होम हेल्थ में, अदर मेडिकल सेल्स हो गया, मिलिट्री नर्स हो गई, स्कूल नर्स हो गई, आउट पेशेंट सर्जरी हो गया, गवर्नमेंट नर्सिंग हो गया, क्लिनिशियन हो गया, लॉन्ग टर्म फैसिलिटी फिजिशियन ऑफिस में या फिर क्लिनिक्स में, आउट पेशेंट होटल हो गया, प्राइवेट ड्यूटी, इंडस्ट्रियल नर्सिंग, स्पाइस नर्सिंग हो गया। ये तो आपके पास है ही। और एजुकेशन अगर और करना चाहो तो MSc नर्सिंग कर लो, PhD कर लो, स्पेशलाइज्ड नर्सिंग कोर्स भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो कंप्लीट आपका कोर्स होता है BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर का। ये पूरी 1 शॉट भी आपके पास आपके हाथों में होती है। कंप्लीट सिलेबस है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि नॉन स्टॉप क्लास चली है आपके पास। बिल्कुल 1 मिनट भी हम बैठे नहीं हैं जब तक ये क्लास चली है।
बिल्कुल रोका तक नहीं है वीडियो को, नॉन स्टॉप स्टार्ट है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अपना बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर का साथ यहीं तक था, ठीक है। आगे 7th में आ जाओगे तो 7th में साथ ले लेंगे, लेकिन 6 सेमेस्टर तक साथ आपका यहीं था। आई थिंक ये 6 सेमेस्टर की लास्ट क्लास है, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।